रेणु के एनजीओ के छोटे से कमरे में फैलती मटमैली सी रोशनी उस उदास माहौल को और बोझिल बना रही थी। रेणु बार बार अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करती और फिर उसे काट देती, या उसके मन मस्तिष्क में चल रही कशमकश दिखा रहा था। वह पेन हाथ में उठा उससे सामने पड़े कागज़ पर अपने दिमाग में चल रहे चक्करों को बना रही थी। उसे कभी उसके हाथों में छोटे से बच्चे की उंगलियां महसूस होती तो कभी उसकी किलकारियाँ उसे गुदगुदा जाती। उसकी कल्पना की छोटी सी वह छवि उसके ममतत्व को बार बार पुकार रही थी। तभी उस कल्पना लोक में दरार पड़ी एक आवाज़ से, माँ माँ। यह आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी। फिर उस आवाज़ ने रेणु को स्पर्श भी किया। माँ। इस बार रेणु चौंक गई। माँ, आप ठीक तो है ना? मैं कब से आपको आवाज़ दे रही हूँ। रेणु ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ प्रीति, बोलो बेटा, मैं बस ऐसे ही अपने विचारों में गुम थी। प्रीति ने कहा। यह कैसी रोशनी में बैठी हो? इतना कहकर उसने उस उदास रोशनी को बंद कर दिया और कमरे की बंद खिड़कियों को खोल दिया। अब कमरे में ताज़ी हवा बहने लगी। सूरज की चमकती रोशनी कमरे में प्रवेश कर चुकी थी, पर यह चमकती रोशनी और ताज़ी हवा भी रेणुका के चेहरे को बोझिलता और बेचैनी से नहीं छुपा पाई। प्रीति ने अपनी माँ की ओर रुख किया और कहा। माँ, आज ये अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने गया है। शाम को वापस आएगा और पापा आज दिल्ली गए हैं। उन्हें ऑफिस के काम से जाना पड़ा। मैं आपको यही बताने आई थी। शायद उन्हें 2-3 दिन लग जाएं और हो सकता है कि वे कुछ घंटों के लिए चंडीगढ़ भी जाएं। आप उनसे फ़ोन पर बात कर लेना। शायद चिंटू की तबीयत भी कुछ ख़राब है। मैं कॉलेज जा रही हूँ और वहीं से कोचिंग भी जाऊंगी। अब शाम को खाने पर मिलते हैं। बाय मम्मा। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली गई। कॉलेज जाने की जल्दबाजी में प्रीति ने सारी बातें एक ही सांस में कह डाली, पर इतनी सारी बातों में रेणु सिर्फ 2 ही शब्द सुन पाई, चंडीगढ़ और चिंटू। जहाँ चंडीगढ़ से रेणु के जीवन के तार जुड़े थे, वहीं चिंटू से शायद दिल के। ये 2 नाम सुनकर उसकी आंखों से 2 आंसू लुढ़क गए, जिनमें से एक चंडीगढ़ के लिए था तो दूसरा शायद चिंटू के लिए। रेणु अनाथ बच्चों का एक एनजीओ चलाती थी। 50 वर्षीय इस प्रौढ़ा के शरीर पर अभी भी उम्र हावी नहीं हुई थी। चेहरे पर तेज था गोरा रंग, कुछ कुछ दूध से मिलता जुलता था। पतली पतली उंगलियां जिनमें उसने अपने परिवार के कमान को कस के पकड़ा हुआ था। आंखें सर्वसाधारण थी, पर इन साधारण आंखों की विशेषता थी कि ये उन चीज़ों को भी देख लेती थी जो सामान्य तौर पर किसी को दिखाई नहीं देती। उसकी कर्ण शक्ति भी गजब की थी। उसे वे बातें और भावनाएं भी सुनाई देती थी जो कभी कहीं भी नहीं जाती। रेणु का कद औसत से कुछ कम था, पर उसके कर्मों ने उसे सबसे ऊंचा कर दिया। शायद उसके इसी व्यक्तित्व के करने का फल वह आज भोग रही थी। परिवार में सबकी और सबसे लाडली थी रेणु। सास ससुर, देवर देवरानी और उसके अपने 2 बच्चे। बेटी से तो आप मिल ही चुके हैं और 15 साल का एक बेटा भी है, अजय। सबको उसने एक सूत्र में जोड़ रखा था, बिल्कुल किसी माला की तरह। उसका परिवार उसके खून में जीवन की भांति दौड़ता था, या शायद आज भी दौड़ता है। पर फिर सवाल यह उठता है कि अगर रेणु को अपने परिवार से इतना प्यार था तो वह आखिर सबसे दूर यहाँ मुंबई में क्यों रह रही थी? और चिंटू कौन था जिसका जिक्र भी उसे बेचैन कर जाता? अपना एनजीओ बंद करके दोपहर 1 बजे रेणु घर पहुंची। घर का ताला खोला तो बड़े से दीवान खाने में एक भयानक सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। कम से कम आज तो वह इसका सामना करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उस सन्नाटे और टेबल पर रखे खाने को नज़रअंदाज करके सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने डायरी हाथ में ली और बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठ गई। उसने अपना सिर पीछे की ओर एक तरफ लुढ़का दिया और आंखें बंद कर ली। कोई तो चिंता थी जो उसे खाए जा रही थी। ची ची ची, इस आवाज़ से रेणु के विचारों की नींद टूटी। रेणु ने ढूंढना शुरू किया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने कमरे की बंद खिड़की खोली और देखा कि कुछ महीने पहले एक चिड़िया ने खिड़की के पास जो घोंसला बनाया था उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे चहक रहे थे और माँ अपनी चोंच से उन तीनों को खाना खिला रही थी। उसके उस खास पूछ से बने घोंसले में बच्चों के आराम का पूरा ध्यान रखा गया था। वह सोच रही थी, देखो, यह नन्ही चिड़िया भी जानती है
कि बच्चे जब तक खुले आसमान में उड़ना नहीं सीख जाते तब तक उन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है। अब रेणु के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। वह वहीं खिड़की के नीचे अपनी डायरी को सीने से लगाए फूट फूट कर रोने लगी। पिछले 5 सालों से मन के किसी बांध में जकड़ कर रखे ये आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे और इस बाढ़ में गोते खाते एक छोटी सी नाव रेणु को उसकी पीड़ा के स्रोत के पास ले गई। ये वो जगह थी जहाँ से उसने अपने रिश्ते को संभाला, सहेजा, हर वो काम किया जो रिश्तों के पौधों को बड़ा वृक्ष बना दे। वो सोच रही थी कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हो गई, किस मोड़ पर मैं चूक गई, ऐसी परिस्थितियाँ क्यों हो गई कि मेरा अपना चिंटू टीबी जैसी बीमारी से जूझ रहा है और मैं वहाँ जा भी नहीं सकती। जिस बच्चे की बड़ी माँ कहते जुबान नहीं थकती थी, वह मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। क्यों भगवान क्यों? पता नहीं छोटी उसे समय से खाना देती होगी या नहीं, पता नहीं उसके परहेज का ख्याल रखा जाता है या नहीं। मन करता है उसके गुस्से को नज़रअंदाज करके सीधे चिंटू के पास जाऊं और कमज़ोरी से हो रहे पैरों के दर्द को दबाकर कम कर दूं। उसका सिर अपनी गोदी में लूं, उसे परियों की जादुई कहानी सुनाऊं जिससे वो अपना दर्द भूल जाए, उसे स्वाद वाला खाना बनाकर खिलाऊं जिससे वो दवाइयों की कड़वाहट भूल सके। ओ चिंटू, तुमने अपनी बड़ी माँ को इतना दूर क्यों कर दिया? संबंधों में कड़वाहट ना आए इसलिए 5 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था। फिर भी ये दूरियां क्यों? मैं तो यह भी नहीं चाहती थी। रेणु ने जैसी अब अपने विचारों से ही बात करनी शुरू कर दी। मुझे आज भी 1 साल पहले का दुस्वप्न सा दिन याद है जब मुझे छोटी का फ़ोन आया। दीदी, चिंटू को डॉक्टर ने टीबी की बीमारी बताई है, कहते हैं 1-2 साल इलाज चलेगा। सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 6 साल के बच्चे को टीबी जैसी बीमारी कैसे हो गई? फिर छोटी अपने बाकी 2 बच्चों को संभालते हुए उसका ख्याल कैसे रख पाएगी? बस यही सोचकर तो मैं 1 साल पहले 5.5 साल बाद चंडीगढ़ गई थी। मैं चिंटू को 5.5 साल बाद मिली रही थी और उसके भाई लव कुश को तो मैंने देखा तक नहीं था। कैसा भयावह दृश्य था वह। दूध जैसा सफ़ेद चिंटू कोयले से काला हो गया था। बचपन में कोई उसे उठा ना पाए इतना मोटा था, पर आज उसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से चिपक चुकी थी। टीबी ने उसका शरीर खा लिया था। किसी छोटे से बच्चे की ऐसी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। इतने सालों के बाद शायद उसने मुझे पहचाना भी नहीं। उसकी अजनबी नज़रों से मुझे यह पता चला। हाय कितना प्यार, कितना ममत्व ले गई थी मैं उसे देने के लिए, पर उसकी अजनबी आँखों ने मुझे 100 कोस दूर कर दिया था। मुझे आज भी याद है कि मैं फिर भी उसकी देखभाल करती रही। चिंटू जब भी अपनी माँ को आवाज़ देता, मैं अगले ही पल वहाँ होती। उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना सब कुछ मैं ही देखती थी, पर वह भी मुझे बड़े प्यार से बड़ी माँ कहता था। पर ना जाने क्यों महीने भर बाद चिंटू का रवैया मेरी तरह बदल गया। शायद यही वह मोड़ था जहाँ मैंने गलती कर दी। मैं अपनी ममता, अपने प्यार को बेबांध उस पर उड़ेलती रही, जिसे वह समझ नहीं पाया। उसे वह प्यार बोझ लगने लगा और उसने मुझसे कहा कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। जब से मैं आई हूँ तब से उसकी माँ उसका ध्यान रख पाती है। उसे मुझसे कहा कि उसकी माँ ही उसका ख्याल रखेगी। आज इस बात को भी 1 साल हो गया, लेकिन चिंटू ने मुझसे बात भी नहीं की। विचारों की रेल पूरी तेज़ी से दौड़ रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी और रेल वर्तमान के स्टेशन पर आकर रुक गई। उसने देखा फ़ोन चंडीगढ़ से था। उसने हड़बड़ी में फ़ोन उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ रेणु की देवरानी थी। दीदी आप आइए और चिंटू को ले जाइए, मुझसे अब इसकी देखभाल नहीं हो सकेगी। क्या आप आएंगी? बोलिए दीदी। खुशी के मारे रेणु के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। उसने कपकपाती आवाज़ में हामी भरी। वह बहुत खुश थी। अपनी पीड़ा भरी यादों को उसने वहीं प्लेटफॉर्म पर छोड़ा और सीधे चंडीगढ़ की रेल पकड़ ली। शायद रेणु का चिंटू से जुड़ाव कुछ अलग ही था। पता नहीं क्यों, पर उसकी फिक्र ने रेणु को आधा कर दिया था। रेणु कल रेल से भी तेज़ दौड़ना चाहती थी। उसने खुद से ही प्रण किया कि वह अब उसे लेकर आएगी और स्वस्थ कर देगी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएगी। इन सारे विचारों को अपने बक्से में
बंद करके वह स्टेशन पर उतरी। उसके पति अमन उसे लेने आए थे। घर पहुंची तो देखा कि किसी बगीचे सा चहकता उसका घर वीरान पड़ा है। ना तो उसके स्वागत के लिए कोई आया और ना ही मिलने। शाम 4 बजे सब चाय पर एक साथ मिले। वहाँ पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। रेणु ने चिंटू से कहा, क्यों चिंटू, चलोगे ना मेरे साथ? हम कल ही निकल जाएंगे। फिर हम खूब सारी आइसक्रीम खाएंगे, घूमेंगे और दीदी भैया के साथ खूब गप्पे मारेंगे। रेणु की रिश्वतों पर चिंटू चिढ़कर बोला, मुझे पता है आप किस लिए आए हो, ताकि आप मुझे अपनी माँ से अलग कर दो। पिछली बार भी आप इसीलिए आए थे। रेणु ने लपक कर कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। लव कुछ भी तो है ना। माँ तीनों का ख्याल रख पाएगी। इसलिए रेणु ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिया, जिससे उसने छिड़क दिया और कहा, रख लेगी मेरी माँ ख्याल। आप उसकी चिंता छोड़ दो। आप मेरी माँ के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? अब चिंटू की आवाज़ कुछ ऊंची हो गई थी। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जब मेरी माँ बीमारी में इतना परेशान नहीं कर रही तो आप क्यों मेरे और मेरी माँ के बीच आ रहे हो? मैं जीऊँ या मरूँ, इससे आपको क्या? इस बात पर रेणु के मुंह से भी बात निकल गई, जिसे उसने इतने सालों से अपने दिल में दफन कर रखा था। इस बार रेणु की आवाज़ भी कुछ ऊंची ही थी। उसने कहा, मुझे फ़र्क पड़ता है चिंटू, क्योंकि मैं ही तेरी माँ हूँ, तेरी सगी माँ, और तू मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, तीसरा बेटा, जिसे मैं ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। पथराई नज़रों से चिंटू एक बार अपनी माँ को देखता और फिर अपनी बड़ी माँ को। रिश्तों की ये उलझन उसकी समझ से बाहर थी। रेणु निढाल ज़मीन पर बैठ गई, जैसे कोई कुल्ली स्टेशन पर सामान उतारने के बाद थक कर बैठ जाता है। जब सबको सुध आई तो चिंटू दौड़ता हुआ अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा, माँ, बड़ी माँ झूठ कह रही है ना, आप ही मेरी माँ हो। मैं जानता हूँ बड़ी माँ बच्चा पकड़ने वाली गंदी औरत है ना, जिसकी कहानी आपने मुझे सुनाई थी। मैं कहीं नहीं जाऊँगा माँ, कुछ तो बोलो। माँ, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? रेणु की देवरानी पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। रेणु ने देखा कि एक छोटे से बच्चे की आंखों से उसकी माँ के लिए उसका विश्वास खोता जा रहा है। उसकी जीने की तमन्ना उससे छूटती जा रही है। माँ साहब कितना विशाल है। उस दिन समझ में आया उसे। रेणु ने अपनी देवरानी का हाथ पकड़ा और उसे अलग कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। रेणु ने कहा, छोटी, आखिर तुम चिंटू की देखभाल नहीं करना चाहती? छोटी ने कहा, मुझसे अब नहीं होगा, मेरे भी तो अपने बच्चे हैं। रेणु बोली, जब समाज ने तुम्हें बांझ कहा तो इसी बच्चे ने तुम्हारा कलंक दूर किया, तुम्हारी गोद भर दी, तुम्हारे संतान सुख मिले, इसलिए मैंने अपने दिल का टुकड़ा काट कर तुम्हें दे दिया। तुम्हें माँ चिंटू ने बनाया। उसके आने के बाद तुम्हारी गोद हरी हुई। इस सब के बावजूद आज मैं उसे लेकर चली जाती, पर आज तुझे उसमें तुम्हारी झलक दिखी। तुम्हें याद है छोटी, जब चिंटू का जन्म हुआ था और मैंने उसे तुम्हें दे दिया था, तुम उसे अपने सीने से लगा कर रखती थी। मेरा आसपास रहना भी तुम्हें गवारा ना होता। उस समय तुमने मुझसे कहा था, दीदी, आप मेरे और मेरे बेटे के बीच आ रहे हैं, और मैंने चिंटू और तुम्हारे लिए यह घर ही छोड़ दिया था। आज तुम्हारे बेटे ने मुझसे कहा कि आप मेरे और मेरी माँ के बीच आ रही है। आज वो मेरा नहीं तुम्हारा बेटा बन गया है। उसने पहला निवाला तुम्हारे हाथ से खाया है। उसमें तुम्हारे संस्कार हैं, मेरे नहीं। उसे टीबी मारेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर आज मैं उससे ले गई तो उसका मरना तय है। छोटी रेणु से लिपट गई और आंसुओं से भीग गई। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतनी अंधी कैसे हो गई? मुझे मेरे बेटे का प्यार दिखाई नहीं दिया। ऐसा करके मैंने उसके प्यार और आपके त्याग दोनों को अपमानित किया है। मैं माँ हूँ और माँ का काम सिर्फ ममता लुटाना होता है, जो मैं भूल गई। रेणु ने कहा, चलो अब आंसू पोंछो और बाहर चलो। छोटी ने पूछा, दीदी अब आप क्या करेंगी? रेणु ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं वही करूँगी जो मैंने 5 साल पहले किया था। वह बाहर आई। चिंटू अभी भी डरा हुआ था। रेणु उसके पास गई और वह 2 कदम पीछे हट गया। रेणु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं तो यह देखने आई थी कि आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हो। तो यही तुम्हारी मम्मा है और मैं तुम्हारी बड़ी माँ। एक और बात, मैं बच्चा पकड़ने वाली औरत नहीं हूँ। पूरा कमरा ठहाकों से भर गया। रेणु छोटी के पास आई और कहा, छोटी, अपना तीसरा बेटा आज फिर से एक बार तुम्हें दे सौंप कर जा रही हूँ। तुम उसकी सगी माँ बन जाओ, बस यही आशा है। इतना कहकर रेणु मुड़ी, चिंटू के सिर पर हाथ रखा
और घर से बाहर निकलने लगी। उस समय भी उसके काले चश्मे के नीचे 2 आंसू लुढ़क रहे थे। तो चंडीगढ़ के लिए था और दूसरा अब आप शायद जानते हैं किसके लिए था।